8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर हुई प्रगति पर समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने कहा, एनईपी 2020 को पहुंची हिस्सेदारी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ की जा रही है लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड की मौत के बारे में अनुमान को किया खारिज। कहा, देश में हर जन्म और मृत्यु का कानूनी तौर पर होता है रजिस्ट्रेशन। गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर हुआ संपन्न। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्थित जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को देखा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और प्रदेश के दौरे पर है योगी सरकार के मंत्री। विभिन्न जनपदों में कर रहे विकास कार्यों की समीक्षा, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगाई जनचौपाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में शामिल करने से लेकर उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था शुरू करने तक कई ऐसे रूपांतरकारी सुधारों की पहल की गई है जो देश की प्रगति में कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि एनईपी 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के विशेष प्रयासों से लेकर उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास की शुरुआत तक कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं जो देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, क्योंकि देश ने अमृतकाल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका में गुणवत्ता, ईसीसीई, ई पूर्ण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहलों को बेहतर सीखने के परिणामों और बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनबाड़ी स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग तकनीक की मदद से की जानी चाहिए। छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौने के उपयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी परीक्षण के लिए जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि लचीलेपन और आजीवन सीखने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के दिशा निर्देशों के साथ साथ डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करने से अब छात्रों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन करना संभव हो जाएगा। जीवन भर सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण और अंतः विषय सोच को केंद्रीय रूप से शामिल करने के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसके अनुसार छात्र एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और परीक्षण में बहुभाषावाद पर बल दिया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंग्रेजी के ज्ञान की कमी किसी भी छात्र की शैक्षिक प्राप्ति में बाधा न बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मूलभूत स्तर पर 1 से ज्यादा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं और दीक्षा मंच पर सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। कोरोना महामारी से हुई मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर विवाद जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने भारत में कोविड से हुई मौत के आंकड़ों पर कड़ा ऐतराज जताया है। गुजरात के केवड़िया में परिषद की बैठक के दौरान सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मॉडल दोषपूर्ण है और ये वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड से हुई मौत के आंकड़ों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नामंजूर कर दिया है। गुजरात के केवड़िया में परिषद की बैठक के दौरान सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया।
प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मॉडल दोषपूर्ण है और यह वास्तविकता से ज्यादा अनुमान पर आधारित है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भारत में मौत के सभी आंकड़े एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से दर्ज किए जाते हैं। इसके साथ ही कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। WHO ने देश में कोविड के संदर्भ में मृत्यु का अपना एक अनुमान दिया है, लेकिन भारत जैसे देश में 100 साल पहले से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है। देश में आज 99.9% मृत्यु रजिस्टर होते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम WHO का ये जो अनुमान है उसको नहीं मानते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित अधिक मृत्यु दर के अनुमानों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के गणितीय मॉडल पर संदेह व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रामाणिक डेटा उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिक मृत्यु दर के अनुमानों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संगठन के मॉडल की वैधता और डेटा संग्रह की प्रणाली काफी संदिग्ध है। हम सब स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को आज अधिकृत किया इस बैठक में कि WHO ने ये जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है, इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप हम सब लोगों की तरफ से करेंगे। और मनसुख भाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि WHO ने जो गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है और हम सब लोगों का जो आंकड़ा है, जो तथ्य है, जो सारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे WHO के किए इस कार्य की हम निंदा करेंगे। देखिए, कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से इस देश ने काम किया और पूरी दुनिया में इस लड़ाई को सर्वश्रेष्ठ ढंग से यदि किसी ने लड़ा तो हिंदुस्तान ने लड़ा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सबने एक स्वर से WHO की इस रिपोर्ट का खंडन किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस तरह की रिपोर्ट को बेवजह बिना आंकड़ों के प्रस्तुत ना किया जाए। हमने इसका खंडन भी किया है और इसकी निंदा भी। इसके इतर बात करें देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की, तो देश में संक्रमण की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.78% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.79% है। अगर कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन कैंपेन की बात करें तो अब तक 190 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। देश में बीते दिन कोरोना के 3,800 से ज्यादा मामले सामने आए और 3,168 लोग रिकवर हुए। अब तक कोरोना को मात दे चुके लोगों की संख्या 4,25,54,416 हो गई है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.74% है। पूरे देश में कोविड के एक्टिव केस 20,303 है और सक्रिय मामलों की दर 0.05% है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद झांसी में अमृत योजना के अंतर्गत 600.43 करोड़ रुपए लागत की झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना के द्वितीय चरण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल योजना के कार्यों में मैन पावर को बढ़ाने तथा निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ संवाद भी किया। इस पेयजल योजना के पूरा होने से झांसी महानगर के 29 जोन लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के साथ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में 3,50,00,000 रुपए की लागत से खेल विभाग द्वारा बनाए गए आधुनिक जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को देखा और उनसे वार्तालाप कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 500 बेड के अस्पताल के अंतिम चरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह शनिवार को मेरठ में आयोजित भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह ने कहा कि मजदूर महासंघ देश के विकास के लिए काफी कुछ कर रहा है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार भी महासंघ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जनरल वी.के. सिंह ने मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने भी शिरकत की। ऐसा है कि टोल के बारे में प्रधानमंत्री जी की एक राय है। उनका कहना है कि किसी भी चीज़ का जब हम उपयोग करते हैं, अगर वहाँ पर कुछ देना पड़ता है तो वो देना चाहिए सब। तो इसके बारे में सोच विचार चल रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कहाँ पे रियायत देनी चाहिए, कहाँ पे नहीं देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायरा है। आज अगर हम कहें कि आपको रियायत देनी चाहिए, कल एक दूसरा ग्रुप आएगा, तो ये करते करते तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें पूरी प्रक्रिया के अंदर। तो इस पॉइंट को लेकर जा रहे हैं, कैसे उसको कर सकते हैं उसके बारे में सोच विचार। बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को शाहजहांपुर, बरेली तथा बदायूं के 110 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को ओ लेवल सीसीसी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगों को विकास धारा से जोड़ने अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ अब दिव्यांगों को मिल रहा है। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने ये कार्यक्रम किया है और केंद्र सरकार की भी योजना भी रहती है और हम सांसद निधि और जो है राज्यसभा निधि से भी इन जो है उपकरणों को हम वितरण कर सकते हैं। तो इस तरह से आवश्यकता पड़ेगी, सूची मिलेगी तो उस काम को भी करेंगे, लेकिन एक भी दिव्यांग ऐसा न बचे जो जिसके लिए उपकरण न मिले, ऐसा प्रयास हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद को तैयार है। आज बदायूं जिले में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलों का वितरण किया गया है। कि दिव्यांगजन जो 70, 80, 90% दिव्यांग हो चुके हैं, जिनके चलने में आने जाने में कठिनाई है, मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी कि ऐसे दिव्यांगजनों को लोकसभा वार कम से कम 100 मोटराइज साइकिल सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाएगी, जिसकी कीमत एक की 42,000 रुपये बनती है। तो उस योजना के क्रम में उसका अनुपालन बदायूं में करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। खुशी की बात है कि 100 से भी अधिक दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल देकर हमारी सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर विकास भवन में दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने जनपद में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनपद में प्रशासनिक अधिकारी लगातार विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जनपद फतेहपुर विकास के पायदान पर छलांग लगा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम फतेहपुर जनपद को नंबर 1 पायदान पर लेकर आएं। हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधान हो, ब्लॉक में हो, जिला पंचायत में हो या विधायक हो, सारे लोगों को मिलकर के ही सामूहिकता बनती है। और मेरा तो मानना यह है कि सामूहिकता में जो काम होता है वो दिखाई पड़ता है, और उसी के कारण आज फतेहपुर एक विकास के दर में छलांग लगा रहा है। ये दिशा की मीटिंग में एक तरह के पार्लियामेंट है जिले की, जिसमें सारे सदस्य अपने अपने विषय उठाते हैं और उन विषयों पर अधिकारियों को अमल करना होता है। जो अमल नहीं करते उनको दंडित भी किया जाता है। दोनों विषय हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अधिकारी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव आए हैं उनको भी अधिकारी अमल करें, मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ। सोनभद्र में कल प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परक योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु और कारागार राज्य मंत्री
सुरेश राही ने जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और लाभार्थियों से बात की। जिले में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत अन्नप्राशन और गोद भराई की रस्म से शुरू की गई। इसके बाद स्मार्ट विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, मनरेगा, पेयजल सहित कई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत लाभार्थियों से बात कर उसका सत्यापन भी किया। आज आप देख रहे हैं इस परिसर में ही सामुदायिक शौचालय भी बना है, उसके रखरखाव की व्यवस्था है। स्वयं सहायता समूह को उसका काम दिया है सफाई के लिए और लोग उसका इस्तेमाल करें, इसका हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय है, स्मार्ट क्लास विद्यालय में बने, बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। बहुउद्देश्य पंचायत भवन है। सरकार का संकल्प है सभी ग्राम सभाओं में हम लोग पंचायत भवन सक्रिय करेंगे। उसमें मिनी सचिवालय के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में एक व्यवस्था कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश भर में सभी ग्राम सभाओं में पंचायत सहायकों की सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ पारदर्शी व्यवस्था के साथ भर्ती की है। और जो लोग तहसीलों में या चक्कर काटते थे, गाँव से संबंधित सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति का प्रमाण पत्र हो, सरकारी योजनाओं में लाभार्थी पर सूची हो, सारी उस कॉमन सर्विस सेंटर में मिली। और निश्चित रूप से हम लोग उसको और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कन्नौज जिले के नत्सिया ग्राम सभा में तालाब की खुदाई कर श्रमदान किया। तालाब में श्रमदान करने के बाद मंत्री असीम अरुण ने तिरवा इलाके स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। असीम अरुण ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को भी सुना। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना चला रही है। योजना के अंतर्गत जिले के तालाबों का सुंदरीकरण करना है। जिले में 73 तालाबों को सुंदरीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी की भी अपील की। ये बहुत ही सुंदर योजना माननीय मोदी जी ने शुरू की है। योगी जी का आदेश हुआ कि अमृत सरोवर के रूप में हर जनपद में जो हमारे तालाब हैं उनको स्वच्छ करना है, गहरा करना है, जिससे कि जल संवर्धन भी उसके अंदर हो, साथ साथ सौंदर्यीकरण भी हो, बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएं, बड़ों के बैठने की व्यवस्था हो, योग केंद्र भी बनाया जाए। तो बहुत ही अच्छी योजना है। संपूर्ण बजट सारी योजना सरकार ने दी है। इसको जन आंदोलन बना करके जन सहभागिता के जरिए पूरा किया जा सकता है। केवल एक सरकारी प्रोजेक्ट आया और पूरा हो गया, ऐसे काम नहीं होगा। इसमें सबको जुड़ना पड़ेगा। और उसी के तहत आज सुबह एक बहुत ही अच्छा नदसिया ग्राम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्रमदान करने का मुझको भी मौका मिला और तमाम साथियों ने श्रमदान किया। बहुत ही बड़ा तालाब, 3 तालाब बल्कि नदसिया में है। इनको हम लोग खोदेंगे, अच्छा बनाएंगे। और इस प्रकार अभी तक 69 तालाब चिन्हित किए गए हैं पूरे कन्नौज जनपद में, जिनमें काम शुरू हो रहा है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस काम में जुटें। ये सरकारी प्रोजेक्ट जिसमें दूर रहते हैं वैसा नहीं है, ये सरकारी प्रोजेक्ट हो सकता है। इन सबको मिल के काम करना है, जन सहभागिता का काम है। अनुरोध है कि सब लोग इसमें जुटेंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शनिवार को कौशाम्बी जनपद के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल प्रभारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद अनिल राजभर ने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव जनभावना को समझने का प्रयास करें, वरना उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव को आज की तारीख में फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। हम सुझाव देना चाहते हैं उनको कि जनभावना को समझने का प्रयास करें, नहीं जो थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व बचा है वो भी मिट जाए। देखिए, अखिलेश यादव के पास खुद की एजेंसी है और खुद वो जांच करते हैं। भारत की किसी भी एजेंसी पर उनको भरोसा नहीं है और ना ही भारत के संविधान पर उनको भरोसा है। तो मैं फिर वही बात कहूँ कि इस तरह से जनभावनाओं का अनादर करना और सही बात को स्वीकार न करना जो फैशन बन गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसको छोड़ दे, नहीं तो राजनीतिक अस्तित्व।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया कर्मियों को राम मंदिर निर्माण की प्रगति से रूबरू कराया और निर्माण संबंधी तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर के नींव का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब मंदिर प्लिंथ यानी फर्श का निर्माण कार्य शुरू होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्लिंथ में 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट मोटे लगभग 17,000 पत्थर लगाए जाएंगे। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि 5वीं लेयर का निर्माण अंतिम रूप ले रहा है। दो पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है। उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक, मानो एक इतना विशाल पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा बनाया जा रहा है। इतना विशाल कोई भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए 2.5 टन का एक ब्लॉक, 37 घन फुट का और 17,000 पत्थर रखने हैं। 5वीं लेयर के निर्माण का काम गर्भगृह पर आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आगे तक बढ़ेगा। ठीक इसी अनुसार हम आगे परकोटे का निर्माण चारों तरफ करेंगे। ये कर्नाटक ग्रेनाइट के स्टोन जो लगाए जा रहे हैं, इन्हीं से हमारी प्लिंथ 21.5 फीट ऊंची बनेगी, 4 फीट जमीन में चली जाएगी। 16 फीट भक्तों को चढ़ करके ऊपर गर्भगृह में भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। ये स्वरूप यहाँ के मंदिर का रहेगा। ये पूरब दिशा है, यहाँ से दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे। इधर सिंह द्वार है। जनपद जालौन में गोहई वैश्य समाज के द्वारा राधा रमण मंदिर में राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर जिला मुख्यालय उरई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री अमिता चपरा भी शामिल हुई। राज्य मंत्री अमिता चपरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था बनाए हुए है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों से यूपी की जनता को लाभ पहुंच रहा है। रघु भैया, आज गहोई सेवा मंडल उरई के तत्वाधान में श्री राधा रमण मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण में और उसके उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उरई में रखा गया था, जहां निर्धन लोगों की शादियां और निर्धन लोगों के सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम यहां हुआ करते हैं। यहाँ पर यात्री 50 रुपए में ठहरता है, उसको नहाने से लेकर ठहरने की सारी व्यवस्था रहती है। ये बड़ा परिसर है, यहाँ मंदिर नहीं था, कमेटी ने तय किया और भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर का भव्य स्थापना आज यहाँ संपन्न हुई है। हरियाणा अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। कल पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रोमांच देश भर के एथलीटों को अपनी काबिलियत को सामने लाने के रूप में चौथे संस्करण के तौर पर सामने होगा और इस बार इन खेलों की मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा के पंचकुला में एक कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने खेलों का लोगो, शुभंकर, गीत और जर्सी लॉन्च की। हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाए और इसमें थंका हो, गटका हो, मलखम्ब हो, योगासना हो, नारापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। चौथी बार गेम्स हो रही है। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। 4 से 13 जून तक हरियाणा समेत 5 स्थानों पर ये खेल आयोजित होंगे और इसमें विभिन्न प्रदेशों से 8,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी
एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में, जैसे कृषक सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। खेलो इंडिया के मंच ने देश के एथलीटों को खुद पर भरोसा रखने के साथ साथ खेलों में आगे बढ़ने की वो दिशा दी है जिसकी जरूरत जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा महसूस होती रही है। और इसी प्लेटफॉर्म के बल पर पूर्व में एथलीटों ने विश्व स्तर पर अपने नाम का डंका बजाया है, जिसमें निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस बात को साबित किया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसी सुविधा ने न केवल एथलीटों को मानसिक तौर पर तैयार किया है, बल्कि यहाँ से मिली मजबूती ने दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें आगे भी बढ़ाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने को लेकर हुई प्रगति पर समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने कहा, एनईपी 2020 को पहुंची ये हिस्सेदारी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ की जा रही है लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड की मौत के बारे में अनुमान को किया खारिज। कहा, देश में हर जन्म और मृत्यु का कानूनी तौर पर होता है रजिस्ट्रेशन। गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर हुआ संपन्न। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंचे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्थित जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को देखा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और प्रदेश के दौरे पर ही योगी सरकार के मंत्री विभिन्न जनपदों में कर रहे विकास कार्यों की समीक्षा, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगाई जन चौपाल। इसी के साथ समाचार